गरीबी हटाओ। हमारा गाना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है। आप यूथ ऑफ तिरहुत देख रहे हैं। बता दें कि अभी हमारे साथ वीआईपी नेता संजय राय जी है और आज का जो मुख्य बात है, जिस बात पे हम लोगों की चर्चाएं होंगी, इस देश से और इस खास करके इस बिहार से आखिर गरीबी क्यों नहीं मिटती है। हाल ही में आज से 2-3 रोज पहले बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर बापू की कर्मभूमि चंपारण पहुंचे थे और वहां से उन्होंने ऐलान किया था कि सब लोग तो कहते हैं गरीबी मिटाओ और हम लोगों ने गरीबी मिटाओ कह के थक गए। यह नारा जो है काफी पुराना हो गया है। अब हमको नारा लगाना है अमीरी लाओ। सब लोग बोलते हैं गरीबी हटाओ, हमारा गाना है अमीरी लाओ, अमीरी लाओ। आखिर किन बातों को लेकर उन्होंने कहा कि अमीरी लाओ, इसी तमाम बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले तो यूथ ऑफ तिरहुत में स्वागत है आपका। यूथ ऑफ तिरहुत को बहुत बहुत धन्यवाद। देश में अगर देखा जाए तो 3 मुद्दाएं होती हैं। पहला मुद्दा तो है जो गरीबी है। गरीबी अगर देखा जाए आमतौर पे तो 3 कारण है। पहला कारण है किसानों को उनका हक अधिकार दे दिया जाए, महिलाओं का सम्मान दिया जाए और तीसरा जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो आप इन तीनों को किस तरह देखते हैं? देखिए, खान सर की चर्चा आपने की तो शिक्षा की बात उन्होंने किया और देश नहीं दुनिया के मशहूर शिक्षकों में से एक खान सर का नाम है और आज वो व्यक्ति पूरी दुनिया में वो पहचान का मोहताज नहीं है। तो उन्होंने एक चीज उन्होंने बताया, एक इशारे में एक चीज बता दी, क्योंकि वो राजनीति के विवादों में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से एक हिलोर मारता है कि काश मुझे मौका मिलता तो मैं देश का प्रधानमंत्री होता, मुझे भी साझा मंच अगर मिलता तो मैं भी विभाग से बोलता। ठीक है, मैं भी विभाग से बोलता और इस देश का शासक अगर मुझे बना दिया जाता तो सबसे पहले इस देश में अगर कुछ परिवर्तन होने वाला है तो शिक्षा के क्षेत्र में मूल परिवर्तन होने की बात वो सोचते हैं। उनकी बातों में ये बात झलकती है, क्योंकि वो आदमी का कद इतना ऊंचा हो चुका है कि वो आदमी एक दार्शनिक की तरह सोचता है। एक जो डिवोटी टाइप से जो आदमी होता है, एक समर्पण की तरह से वो आदमी सोचता है। तो कहने का मतलब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो तलवार है, शिक्षा वो हथियार है जिससे दुनिया के सारे जंग को जीत लिया जा सकता है। शिक्षा आदमी को तार्किक मानसिकता को जन्म देता है, शिक्षा आदमी को वैज्ञानिक बनाता है, तार्किक बनाता है और तर्क के दृष्टिकोण से आदमी देखता है पूरी दुनिया की चीजों को, वस्तु जगत के चीजों को। तो इससे पता चलता है कि गलत क्या है और सही क्या है। वो आदमी तर्क की मानसिकता से देखता है, तर्क से देखता है तो गलत और सही चीज पर विचार करके उस हिसाब से अपने जीवन को संचालित करने का प्रयास करता है। सवाल ये है कि देश बिहार के अंदर में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है, बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वो कारण है, सबसे बड़ा सवाल है अशिक्षा। हुकूमत की जो वास्तविक ताकत होती है वो जनता के अज्ञानता में होती है और हुकूमत इसे बखूबी जानती है, इसलिए सही ज्ञान का और शिक्षा का विरोध करती है। उन्होंने 3 ही बात कहे कि अगर 3 बात पे अमल किया जाए तो गरीबी निश्चित मिट जाएगी। पहला जो है महिलाओं का उत्थान किया जाए, दूसरा जो है किसानों को उनका हक अधिकार दे दिया जाए और तीसरा बात कहे कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। कैसे? हमारे कहने का मतलब है कि किसानों की स्थिति है बिहार में, वो ठीक करने का एक रास्ता है। एक रास्ता यह है कि बिहार के जो 17 जिले हैं हर साल पानी में डूब जाते हैं। 5 जो नदियां हैं, कोसी है, कमला है, ये आपको जो नारायणी नदी है, ये जो नदियां हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, 17 जिलों को हर साल डुबो देती है। जमीन जल जमाव में फंस जाता है, उसमें कोई फसल नहीं होता है। तो सबसे पहले बाढ़ के अस्थायी समाधान का उपाय इस हुकूमत को करना पड़ेगा। योजनाओं में जिस प्रकार से घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके योजना के नाम पर सरकारी खजाने को हर वर्ष खाली किए जाते हैं, विकास के काम नहीं किए जाते हैं। बाढ़ राहत के नाम पर हर साल 1000 से 1200 करोड़ रुपया खर्चा होता है। इनके पदाधिकारी उन पैसों को बंदर बांट करके लूट लेने का काम करते हैं, इनके नेता लूट लेते हैं, लेकिन बाढ़ के अस्थायी निदान का समाधान नहीं होता है। दूसरी बात है कि बिहार के किसान का जो उत्पादित फल और सब्जी और अनाज है उसके लिए कोई मंडी नहीं है। निर्धारित जो उसका मूल्य होना चाहिए सरकारी मूल्य नहीं मिलता है, बिचौलिया की बलि चढ़ जाता है। किसान हर 3 मिनट में इस देश के अंदर में आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। क्या करेंगे? अभी नासिक के किसानों के साथ क्या हुआ?
₹2.5 किलो प्याज कोई नहीं पूछ रहा है, तो वहां के किसान ट्रक लेकर के सड़कों पर ट्रक से लेकर प्याज फेंक दे रहे हैं और उस प्याज पर बैठ करके कलेजा पीट के चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं और लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। ये हुकूमत, ये डबल इंजन की जो फर्जी सरकार है, ये जो हुकूमत है, ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, शिक्षा विरोधी सरकार है। तो जब तक उनके फल, अनाज, सब्जियों का उचित मूल्य बाजार में नहीं मिलेगा, उनका आर्थिक उत्थान कहां से होगा? बाढ़ का अस्थायी निदान नहीं होगा, कृषि योजनाओं पर जो खाना पूर्ति हो रहा है, लूट हो रहा है, अगर उस किसान की सुविधाएं नदारत हो रही है, बिचौलिया लूट लिए जा रहे हैं, तो किसान का उत्थान कहां से होगा? सोचने की बात है। गेहूं का रेट, सरकारी रेट क्या है? 2250 रुपये क्विंटल। किसान को कैसे बेचना पड़ रहा है भाई? 1600 से लेके 1800 रुपये क्विंटल। कौन खा जा रहा है? कमाता है धोती वाला और सब खा जाता है टोपी वाला। ये हुकूमत गरीब की नहीं है, ये हुकूमत किसान की नहीं है। किसान का बेटा सीमा पर गोली चला रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, जान दे रहा है, और किसान खेत में जान दे रहा है और टीवी पर चल रहा है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान, श्मशान, यही चल रहा है। तो इस देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। युवाओं के लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा जो है युवाओं को रोजगार को लेकर हमेशा मुद्दा बनता है कि आपको इतना लाख नौकरी दिया जाएगा, लेकिन उस पर खाना पूर्ति किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सरकारी सेवाओं में 1.5 से 2.25% लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, और जिस प्रकार से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण में निजी मालिक 10,000 रुपया के महीना पर लोगों को नौकरी पर रख रहा है। 10,000 रुपया में तो उसका भोजन नहीं चलने वाला है, उसका इलाज, उसके बच्चों की पढ़ाई और आम दिनचर्या उसका नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार से सरकारी सेवाएं में जो नौकरियां हैं वो लगातार घटती जा रही है, और बच के 98% जनसंख्या, 98% जनसंख्या को कहां सेट करेंगे? तो 98% जनसंख्या को इस वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक खेती के जरिए, किसानी के जरिए किसानों को आमदनी बढ़े कैसे, इसके लिए नीति तैयार करना पड़ेगा, रोड मैप तैयार करना पड़ेगा, रोजगार वहां मिल सकते हैं। बीज व्यवसाय के क्षेत्र में रोजगार कैसे मिलेगा? जब बड़े बड़े व्यवसाय करने वालों को बिहार में सुविधाएं मिलेंगी, जब बिहार में सुविधाएं मिलेंगी तो व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ पर आएंगे, उद्योग लगाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, लोग उसमें काम करेंगे। तो काम करने का जो सेक्टर है, काम करने के जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं वो तमाम बंद है। बिहार में कृषि आधारित जो उद्योग है, 29 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है, 36 चीनी मिलों में 29 चीनी मिलें बंद पड़ी हुई है। अगर कृषि आधारित उद्योग अगर चलता बिहार में तो आज क्या स्थिति होती? किसानों की नकदी आमदनी होती, किसान गन्ना का खेती करता, उसके पास साल में आमदनी होती, उसकी लड़की की शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होता, बच्चों को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता, परिवार को चलाने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता। आज नकदी आमदनी का कोई सुविधा नहीं है, तमाम उद्योग बंद है। नेता लोग आते हैं, उसी परिसर में भाषण देते हैं, देश के प्रधानमंत्री आते हैं, चीनी मिल के फैक्ट्री का जो परिसर है, जो ग्राउंड है, उसमें भाषण देते हैं, कहते हैं कि इस बार चीनी मिल खोल दूंगा, किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी, और अगली बार सभा करने आऊंगा इसी ग्राउंड में, तो इसी चीनी मिल से निकलने वाली चीनी से चाय पीऊंगा और तब जाऊंगा, आप वोट दीजिए। हमको ठगने का काम किया जा रहा है। हमने 40 में 39 सांसद जिता करके भेजा भारत के संसद भवन में, और क्या हुआ? बिहार को कुछ नहीं मिला। आप ठगने का काम किया। आपने कहा कि 1,25,000 करोड़ रुपया देंगे, बिहार का सहयोग करेंगे, बिहार के काया को बदलने के लिए काफी होगा। जुमला साबित हुआ, हमको ठगने का काम किया जा रहा है। आप गांव में जाइए, गांव की गरीबी को आप देखेंगे, सरकार के पास जो आंकड़े हैं गरीबी के, और जब गांव में आप जाएंगे उन आंकड़ों को जब देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें दिल्ली आसमान का फर्क है। यह स्थिति है। और भ्रष्टाचार की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरे बिहार में एक कंपनी चल रही है, भ्रष्टाचार की कंपनी, और उस कंपनी का जो नेता है, उस कंपनी का जो मुखिया है, उस कंपनी का जो मैनेजर है,
नीतीश कुमार उसके मैनेजर है, इसमें इस बात को कहने में कोई मुझे डर नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वो भ्रष्टाचार का नेता है, वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं है। रही बात शराबबंदी की, तो शराबबंदी का पौबारा चल रहा है। शराबबंदी से कोई डरा रहा है क्या? इनकी जो पुलिस है शराब बेचने का काम कर रही है, शराब बनवाने का काम कर रही है, और शराब जितने मिल रहे हैं होम डिलीवरी ये पुलिस कर रही है, और उसमें खूब मालामाल हो रहा है। इनको सस्पेंड होने का डर नहीं है, क्योंकि इनकी आमदनी लाखों करोड़ों में है भाई। इनके पास आकूत संपत्ति हो चुका है, हर शहर में इनका घर हो चुका है। इनकी जांच कौन करेगा? इनका विजिलेंस कहाँ हो गया? इनका ईडी सीडी कहाँ चल गया? इनका सीबीआई कहाँ चल गया? ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों जांच नहीं करवा रहे हैं? शराबबंदी एक हास्यास्पद कानून बन के रह गया है, और शराबबंदी कानून के तहत पूरे बिहार में 6.5 लाख से ज्यादा FIR बुक हुआ है, आपको जानना चाहिए। और 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में बंद पड़े हुए हैं। उस परिवार के लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करके घर बर्बाद हो चुका है, और लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस करके लगे हुए हैं, और इनकी पुलिस शराब बेचने का काम कर रही है। पूरे बिहार में शराब को बेचने में कंट्रोल किए हुए है तो बिहार सरकार की पुलिस है, और इसका हिस्सा, इस मामले में जो भ्रष्टाचार है इसका हिस्सा नीचे से लेकर के दरोगा जी से लेकर के थाने से लेकर के और सचिवालय तक जाता है। निश्चित रूप से शराबबंदी कहीं दिख रहा है क्या? होम डिलीवरी हो रहा है, हर चौक चौराहे पर दुकान में मिल रहा है। कोई बोलने को तैयार है क्या? कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऐसी भ्रष्ट शासन और ये डबल इंजन की जो बिहार में फर्जी सरकार चल रही है, निश्चित रूप से है नहीं। जीरो टॉलरेंस का क्या हुआ? हम हुकूमत से पूछना चाहते हैं। आपने कहा कि सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, अपराध पहले की अपेक्षा 4 गुना बढ़ गए हैं। रोज हत्याएं हो रही है, रोज बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। अपराध को रोकने में यह सरकार अक्षम साबित हो रही है। इस सरकार को सत्ता में रहने का 1 मिनट हक नहीं है, इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। तो इतने भ्रष्ट सरकार में आप रोजगार खोजेंगे, रोजगार की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा तो जानबूझ करके गरीबों से छीन लिया गया है। बिल्डिंग्स चमक रहे हैं, बच्चे विद्यालय में दिख रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। 5वां क्लास में पढ़ने वाला बच्चा को अक्षर ज्ञान नहीं है। ऐसे नेताओं को, बिहार के नेताओं को, जो बड़ी बड़ी भाषण शिक्षा के नाम पर देने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपको। चलिए, संजय राय जी थे जिन्होंने 3 सवालों का जो जवाब है बहुत ही बारीकी से दिए। हालांकि आपका क्या कुछ राय है कमेंट में जरूर बताइएगा।